पैरामैग्नेटिक के बाद राइट डाउन करना डाईमैग्नेटिक। सावन है ना फर्स्ट, इधर अभी नहीं बना। डाईमैग्नेटिक, इसमें लिखना the substance which are weakly, the substance which are weakly, the substance which are weakly repelled by magnetic field, the substance which are weakly repelled by magnetic field are known as magnetic substance, are known as magnetic substance, are known as magnetic substance। फुल स्टॉप डाल के लिखना the property thus exhibited, the property thus exhibited is called डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना in diamagnetic substance all electrons is paired, all electrons are paired। in diamagnetic substance all electrons are paired, all electrons are paired। एग्जांपल लिखना वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन। अगर देखो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम कैसे जानेंगे? या तो एमओटी से जानेंगे या तो ऑड इलेक्ट्रॉन से जानेंगे। वाटर में तो दो लोन पेयर होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वो डाईमैग्नेटिक है। NaCl में तुम देखोगे तो सारा पेयर Na+ और Cl- सब पेयर हो जाते हैं, तो इसको अलग अलग करके भी देख सकते हो, Na+ और Cl- को अलग अलग करके देख लो। बेंजीन, बेंजीन में कोई लोन पेयर बचता ही नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल्स को देखना है तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स और इवन इलेक्ट्रॉन्स के कांसेप्ट से देखते हैं या एमओटी से देखते हैं, लेकिन एमओटी 20 इलेक्ट्रॉन्स तक वैलिड है। ठीक है, एग्जांपल ये सब आते हैं, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ एग्जांपल एनसीईआरटी का ही देख के रखना, वही एग्जांपल कई बार डायरेक्ट पूछता है बताओ ये कौन से एग्जांपल। नेक्स्ट लिखना फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एरोमैग्नेटिक, एरोमैग्नेटिक, एरोमैग्नेटिक। इसमें लिखना the substance which are strongly attracted by, the substance which are strongly attracted by, the substance which are strongly attracted by magnetic field, the substance which are strongly attracted by magnetic field and so permanent magnetism, and so permanent magnetism, even when the magnetic field is removed, even when the magnetic field is removed, are
are known as magnetic substance, are known as magnetic substance. The property thus exhibited, the property thus exhibited is called ferromagnetism. Is called ferromagnetism. नीचे पॉइंट डाल के लिखना, ferromagnetic substance contain large number of unpaired electron. Ferromagnetic substance contain large number of unpaired electron. Ferromagnetic substance contain large number of unpaired electron. एग्जाम्पल लिखो, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2। ये एग्जाम्पल ध्यान में रखने का, वॉल्यूम देना। बोलो, दो और है इसमें, एनसीईआरटी में नहीं है बट दो और है। तो लिखना, फोर्थ वन लिखना, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। ऐसे मेन पैरा और डाई है, तीसरा एक और हम पढ़ लेते हैं फेरो। अभी पढ़ते हैं तो हमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे पूछ लेगा डायरेक्ट कौन सा फेरो है, तो एग्जाम्पल कुछ भी डाल देता। तो नेक्स्ट है एंटी फेरो, इसमें लिखना इट इज ड्यू टू, it is due to it is due to compensatory, it is due to compensatory, it is due to compensatory alignment of movement, it is due to compensatory alignment of movement। फुल स्टॉप डाल के लिखना, the net momentum is zero, the net momentum is zero, the net momentum is zero। फुल स्टॉप डाल के लिखना, the alignment of magnetic moment, the alignment of magnetic moment the alignment of magnetic moment in this substance is cancel to each other, cancel to each other। एग्जाम्पल लिखना,
MnO2 V2O3 और NiO। अब जैसा हम बात करें Mn का ही ले लो। Mn का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d5। तो क्या होगा यहाँ पे लास्ट में 3d2 होगा ना, 4s2 3d3 होगा ना। अब इसके अंदर क्या होगा, जो 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हम बता नहीं सकते, जैसे ये है क्लॉकवाइज, तो अब दूसरा क्या है हम पुट करते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन हम यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और ये क्या होगा क्लॉकवाइज, यानी हर अलाइनमेंट, अब इसको कैंसिल करना नहीं है कोई भी। कहने का मतलब अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको कैंसिल किया, पेयर्ड नहीं है लेकिन कैंसिल किया, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा मेरे को ये बताओ, जरूर थोड़ा कि मैं दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज ही पुट करूं। हम ये जरूर जानते हैं कि एक बॉक्स में क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक होता है। पहला क्लॉक है कि एंटी क्लॉक को हमें नहीं मालूम है, जब हम फिलअप करते हैं 1 2 ये क्लॉक पुट करें एंटी क्लॉक हमें नहीं मालूम, उसका डायरेक्शन हमें नहीं मालूम। तो कहने का मतलब इसके एग्जांपल्स को याद रखना पड़ेगा, और ये कहने का मतलब ये है कि ये इस पेयर्ड नहीं रखते हुए भी इसका स्पिन क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ पेयर्ड नहीं रहते हुए भी, एक तो पेयर्ड है तो चलो कैंसिल आउट हो रहा है, ये पेयर्ड नहीं रहते हुए भी इसका एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में यहां दिया हुआ है, देखो अब ये मत सोचना कि ये एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक यहाँ इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो उसका मोमेंटम 0 आना चाहिए। फाइनल मोमेंटम क्या आना चाहिए 0। अब जैसे मान लो इसमें और डाईमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है, तो डाईमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें कोई पेयर्ड जरूरी नहीं है। डाईमैग्नेटिक में हमें पेयर्ड चाहिए कि पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें पेयर्ड नहीं है। अब मान लो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है और एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, ये कैंसिल आउट कर दिया। तो हमें कैसे मालूम चलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, हम तो जान सकते नहीं है, इसका एग्जांपल हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में नहीं है तो ज्यादा ही आने के चांसेस नहीं है, बट वॉल्यूम में इसलिए मैं बताया। नेक्स्ट है फिफ्थ वन फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म तो इसमें भी एक दिया एग्जांपल Mn पे, Mn+4 में कहां सेट करता है, 3 अनपेयर्ड है तो ही इसमें कैंसिल आउट होता है। फेरी मैग्नेटिज्म फेरी मैग्नेटिज्म इसमें लिखना it is due to unequal number of alignment compensatory alignment of movement का मतलब वो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फेरी मैग्नेटिज्म में लिखना it is due to unequal number of alignment, it is due to unequal number of alignment, alignment मतलब डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का जो नंबर है टोटल वो क्या है अनइक्वल। It is due to unequal number of alignment of movement, alignment of movement in parallel and anti-parallel direction,
पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, तो डाल करेंगे ना, इट रिजल्ट इन नेट मोमेंटम, इट रिजल्ट इन नेट मोमेंटम, it is result in net momentum. एग्जाम्पल लिखना, Fe3O4, MgF2O4, CuF2O4, ZnF2O4, NiFe2O4. लास्ट पॉइंट लिख लेना, the substance also lose ferromagnetism, the substance also lose, the substance also lose ferromagnetism, the substance also lose ferromagnetism on heating and become paramagnetic, अब देख लो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे। अब तुम्हें वो डायग्राम बना के देगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है, हमको बताते हैं कि क्लॉकवाइज है, पहले क्लॉकवाइज पर। अगर तुमसे ये डायग्राम बना के पूछेगा, ये मतलब ये 6 किसका हो गया, तो ऐसे डायग्राम बनाया हो, ठीक है। तो बताओ ये अलाइनमेंट जो डायरेक्शन बताया गया है किसको बताएगा, किसको बताएगा, ये एंटी अनपेयर्ड भी तो है, पैरामैग्नेटिक को भी बताएगा और किसको बताएगा, लेकिन ये अलाइनमेंट देख के हमसे पूछ रहा है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता, अगर हम फिलअप करते सारे क्लॉकवाइज होते, और ये जब अलाइनमेंट देख के हमसे पूछ, हालांकि अनपेयर्ड है इसके पास, तो पैरा का भाई फेरोमैग्नेटिक और उसी कैटेगरी में फेरोमैग्नेटिज्म भी आ रहा है। तो जब अलाइनमेंट देगा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी जितना पैरेलल क्लॉकवाइज स्पिन है, पैरेलल कितने 1 2 3 पैरेलल हुए, और ये भी अपने आप में क्या है, पैरेलल है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी 3 क्लॉकवाइज पैरेलल है और 3 एंटी क्लॉकवाइज पैरेलल है, यानी पैरेलल अगर आपस में बराबर हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। ये डायग्राम देके अलाइनमेंट से पूछेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी एक कुल मिला के कैंसिल हो जाना चाहिए, इसका स्पिन इससे कैंसिल, इसका स्पिन इससे कैंसिल, इसका स्पिन इससे कैंसिल, यानी अनपेयर्ड होते हुए भी इसका स्पिन कैंसिल हो गया तो पैरामैग्नेटिक में नहीं आएगा। अनपेयर्ड देखते रह जाओ, सर इसमें अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक एग्जांपल है, नहीं, इसमें नेट मोमेंटम 0 आ गया, नेट मोमेंटम पैरा में 0 नहीं आता है, जबकि इसमें नेट मोमेंटम क्या आ गया 0, इसको हम पैरामैग्नेटिक के नाम से नहीं जानेंगे। हमें अनपेयर्ड दिख रहा है, हम अगर अनपेयर्ड के बारे में बात करें 6 अनपेयर्ड है, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट बात करें, उसका हम म्यू बात करें, वहां 0 हो जाएगा। तुम बोलो सर 6 अनपेयर्ड है, फार्मूला लगा दो म्यू वाला फार्मूला नहीं लगा सकते आप, क्योंकि इसका स्पिन से कैंसिल, इसका स्पिन से कैंसिल, इसका स्पिन से कैंसिल। बात दूसरा ये कि हम नहीं जान सकते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉक कैसे, वो बना के हमें देगा डायग्राम में, ठीक है। अपोजिट पैरेलल क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज अगर कैंसिल आउट कर दिया,
अब क्या बोलेंगे, मतलब मोमेंटम जीरो होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसमें ध्यान देना, फेरी मैग्नेटिज्म में, फेरी मैग्नेटिज्म ऐसे है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अभी कोई डी आई है, इसका नहीं है कि डी का डी ऑर्बिटल से ऐसे बना के दिया हुआ। वो एमएन वाला में पहले वाला का अनइक्वल अलाइनमेंट में पता नहीं, लेकिन एग्जांपल दिया उसमें तो अनइक्वल आ रहा है। अब इसमें ध्यान देना, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म में इसमें क्या बोला है, अब ये नहीं कि ये मान लो कैंसिल कर रहा है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या है, पैरेलल पहले काउंट करो, तो एक दो, दो पैरेलल है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितने, तीन, क्या है, चार। तो मान लो इसका स्पीड इससे कैंसिल हुआ, इसका स्पीड इससे कैंसिल हुआ, और सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड होते हुए भी इसका मोमेंटम, इसमें अनपेयर्ड होते हुए भी मोमेंटम क्या है, जीरो, लेकिन इसमें अनपेयर्ड है लेकिन मोमेंटम जीरो नहीं है, और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब पैरेलल स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर नहीं। सिंपल सा बात याद रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर है अनपेयर्ड होते हुए भी, तो क्या हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर नहीं है क्या हो जाएगा, ये डायग्राम देख के पूछेगा, इसमें नेट मोमेंटम जीरो नहीं होगा। ये हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में आएगा, लेकिन अलाइनमेंट दिया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम ज्यादा ही, अगर हमारे को ऑप्शन आएगा फेरी मैग्नेटिक, हम फेरी मैग्नेटिक ही ऑप्शन टिक मारेंगे। बाकी एनसीईआरटी में देख लो, दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो नहीं आएगा। एग्जाम्पल बस तीन का याद रखना। चलो ये सोडियम किस कैटेगरी में आएगा, सोडियम पैरामैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक, डाई या पैरा, पैरा में आएगा ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, तभी तो कलर दिखाता है फ्लेम। कौन सा कलर दिखाता है सोडियम को फ्लेम कलर में, येलो दिखाएगा। सब अल्कली मेटल भूल गए क्या, फ्लेम टेस्ट कलर, रेड, येलो, वायलेट, एमजी, एमजी कौन सा डाई होगा या पैरा होगा, डाई होगा ना, सारे पेयर। कैल्शियम, कैल्शियम +2, +2 क्या होगा, पैरा, डाई, डाई, Cl- कोई भी अगर इनर्ट गैस है तो डाइमैग्नेटिक होता है। आयरन ऐसे फेरो, कोबाल्ट निकेल, चलो अब तो सेमीकंडक्टर टीच कर दिया था ना, तो हमने सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज देखा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखा, कंडक्टिविटी के बेस पर पैरामैग्नेटिक देखा, डिफेक्ट देखा, ठीक है। डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बात ध्यान रखना सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आसान आते हैं, और इसका वेटेज भी लगभग 2 क्वेश्चन नीट में आता है, और जेईई में भी कई क्वेश्चन रेडियस के ऊपर आया, रेडियस प्रत्येक क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं, इसलिए चैप्टर ये इजी भी होता है, और उसको थोड़ा सा और बना लेने का इसमें से अवस्थित में से, ठीक है। तो
लास्ट प्रॉपर्टीज बचा हुआ कंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर तो उसमें पढ़ा दिया था, बट इसमें सेमीकंडक्टर तो पहले देख लो और हेडिंग डालो बैंड थ्योरी। राइट डाउन हेडिंग बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी इसमें क्या है? बैंड थ्योरी बैंड थ्योरी बैंड थ्योरी है क्या ना कि अगर मान लो अभी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद एमबीबीएस कर लोगे, एमबीबीएस के बाद रिश्ते आएंगे, रिश्ते के बाद लग्न होगा, उसमें बैंड बजेगा, उस बैंड को हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। और जिसको हंसते हंसते बैंड बजेगा उसको मस्त बैंड हो जाएगा। तो बैंड थ्योरी का मतलब ये हुआ जैसे कि हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हम डिफाइन करते हैं। अभी क्या बोलते हैं कि जिसके जो करंट फ्लो करता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, जो करंट फ्लो नहीं करता उसको इंसुलेटर, और जिसमें थोड़ा बहुत मॉडरेट करता है उसको हम सेमीकंडक्टर। ये तो हम नॉर्मल डेफिनेशन देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कॉपर में करंट फ्लो होता है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अनपेयर्ड वहां अपने आउटर सेल से निकलता होगा ना, कॉपर के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते होंगे तब तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उस वायर के अंदर। तो आउटर सेल से निकल के वो जाता है करंट फ्लो करवाने। तो जहां पर मान लो ये कॉपर ही लेते हैं, कॉपर के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन 4s1 और 3d10 होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ कुछ एनर्जी होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन्स का, यानी ग्राउंड स्टेट में जहां इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बोलते ही है, तो हम बोलेंगे वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं, वैलेंस बैंड के नाम से। अब यहां से निकल के जाता है, निकलने में कुछ एनर्जी लगेगा इसको, तो निकल के जब जाएगा ये, तो जब करंट फ्लो करवाने लगता है तो हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी अब करंट फ्लो करवाने लग गया। तो ऐसा बोला जाता है कि वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में दोनों में जो एनर्जी गैप होता है वो ओवरलैप होता है। वहीं पर अगर वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है तो हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना एनर्जी नहीं होता है वो जंप करके यहाँ जा सके और करंट को फ्लो करवा सके। जबकि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ जंप कर पाता है और कुछ जंप नहीं कर पाता है, इसलिए मॉडरेट कंडीशन में करंट को फ्लो करवाता है। तो मतलब इस तीनों का डिफिनेशन बैंड इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस पे बताया गया है। इफ energy in between valence band and conduction band is more, then it is called insulator. If energy gap between valence band and conduction band is moderate, it is semiconductor. If valence band and conduction band will overlap to each other, यानी एनर्जी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करवाने के लिए, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन, कंडक्टर। ठीक है, तो बैंड का मतलब क्या हुआ, जहां इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर कुछ अपने आप एनर्जी है, यहाँ पे इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स अगर है ग्राउंड स्टेट में तो हम बोलेंगे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन। जब यहां से निकल को जाएगा और करंट फ्लो करवाएगा तो बोलेंगे कंडक्शन बैंड में चला गया। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी जीरो होता है, मतलब ओवरलैप होता है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे,
लेकिन वो क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल? हम बोलते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो द करंट, तो अनपेड तो यहाँ भी है ना। ऐसा थोड़े कि ऐसा जो सॉलिड है, जो इंसुलेटर है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, अनपेड यहाँ भी हो सकता है। तो ये क्यों नहीं जा रहा? इसके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास एनर्जी इतना नहीं होता है कि वो जाके कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम तीनों का डिफिनेशन लिख लेंगे। तो लिखना पहला कंडक्टर, कंडक्टर इसमें लिखना इन कंडक्टर, इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, valence band and conduction band are overlap to each other, are overlap to each other, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, कॉपर, आयरन, जितने भी मेटल है, और ये डायग्राम निकाल लेना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को ओवरलैप करते हुए दिखा दो। नेक्स्ट लिखना if energy gap between नेक्स्ट लिखना इंसुलेटर, नेक्स्ट लिखना इंसुलेटर, इसमें लिखना if energy gap between valence band and conduction band is very large, if energy gap between valence band and conduction band is very large, if valence band between conduction band, valence band and conduction band is very large, is called insulator, is called insulator। एग्जाम्पल लिखना रबर, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, तीसरा लिखना सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ये डायग्राम निकाल लेना, इसमें ये यहां लिख लेना एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तीसरा लिखना सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इसमें लिख लेना डेफिनेशन, क्या लिखोगे? एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन मॉडरेट, energy gap between valence band and conduction band is in moderate। एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम ऑलरेडी पी टाइप, एन टाइप हो चुका है, ठीक है। सॉलिड स्टेट खत्म, फिजिकल खत्म हो गया तुम्हारा। एक दो पॉइंट और है, लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। तो अलग से फाइंड इसमें नहीं है, मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अगर किसी मेटल का रेजिस्टेंस निकालते हैं ऑफ द मेटल एज रेजिस्टेंस रेशियो, रेजिस्टेंस रेशियो लिखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेशियो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेशियो रो 300 केल्विन अपॉन रो 4.2 केल्विन, explain the purity of the metal।
किसी मेटल का प्यूरिटी चाहिए तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 300 केल्विन पे और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 4.2 केल्विन पे, दोनों का रेशियो सब मालूम करते हैं उसका प्यूरिटी कितना। ये नॉर्मली ऐसे लिख लेना, मतलब एक क्वेश्चन आएगा ऐसे बाहर से, तो क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। और एक जो NaCl वाला लिख लिया था रेशियो ना वो, और कुछ कुछ पॉइंट लास्ट में दिया हुआ है जैसे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें क्या आता है पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पूछता है कि पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहाँ यूज होता है, ये लिखा है सबसे लास्ट पेज पर, तो लिख लेना पीजियो इलेक्ट्रिक सॉलिड जो, सॉरी पीजियो इलेक्ट्रिक सॉलिड जो होता है, पीजियो इलेक्ट्रिक सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने में यूज होता है, पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने में यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारा यूज तुम्हें क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज क्या है, एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है, SiC क्या है, B4N क्या है, Bn क्या है, सब एग्जांपल जितना भी स्टार्टिंग में था किस टाइप का सॉलिड है सब पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट में अगर मान लो वॉल्यूम बना है 2-3 पॉइंट नहीं मिलेगा तो इधर लास्ट में 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं, सॉलिड स्टेट खत्म। ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं।